हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में से केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आप सबको समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये बोलता है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बीच में क्या होता है कि हमें नया सब्सटेंस मिलता है। बोलते हैं कि अगर हमें कोई नई चीज मिलती है तो हमें एकदम से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत सी कोशिश करनी पड़ती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यही बोलता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, लेकिन किसकी वजह से? विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंड। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास बन सकती है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ले लिया आयरन। ठीक है, क्या ले लिया? आयरन। अगर आयरन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, रस्ट बन जाता है। तो क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ कि एक नया सब्सटेंस लिया। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बीच में हमने एक नया सब्सटेंस लिया। जैसे हमने आयरन और ऑक्सीजन क्या क्या ले लिया, एक नया सब्सटेंस, इसको हमने क्या मान लिया, सब्सटेंस मान लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस चीज से हमें एक नई प्रॉपर्टी मिल रही है। तो रस्ट क्या आ गया हमारे पास, एक नई प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे और पेपर में भी आप इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल को भी आपने लिखना है ताकि आपको दो के 2 नंबर मिल जाए। अब केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझे? ठीक है, तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो आप को अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एमसीक्यूज में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया कि केमिकल जो आपके पास रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरी डे लाइफ। ठीक है, या एवरीडे लाइफ में आप किन किन केमिकल रिएक्शन से क्या काम करते हो, या कौन कौन सी चीजें देखते हो, या ठीक है, तो उसके बारे में। तो उसमें आ सकता है हमारे पास कंबस्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ सकता है, इसमें कंबस्शन आ सकता है, CUMBUSTION। ठीक है, सॉरी, COM। ठीक है, तो कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन होता है आग जलाना। ठीक है, आग जलना या जलाना। ठीक है, जो भी आपको लगे, ठीक है, आपको सही लगे। तो ये भी क्या है, हमारे डेली लाइफ की जो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रस्ट। जैसे कि ताले में क्या लगता है, जंग लगता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक एवरीडे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस तो सारे समझते हैं, जैसे पौधों में जो है जब प्रकाश आता है, ठीक है, तो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक बैटरीज का भी काफी अच्छा उदाहरण है, बैटरीज का भी काफी अच्छा एग्जाम्पल इसमें माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एवरीडे केमिकल लाइफ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होती है उसके बारे में है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, यहाँ तक जो भी समझाया, अगर आप पेपर में करोगे तो आपको पूरे 2 के 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर 3 नंबर की होगी तो आपको एक भी नंबर नहीं कोई काट सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, हम करेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है पुट किया जा सकता है। तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की, वो जो है हमारे पास 5 प्रकार की है। कौन से प्रकार की है? हमारे पास 5 प्रकार की है। तो इसमें जब भी आप पेपर में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें आप इससे आगे लिखोगे द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड है हमारे पास चेंज इन कलर। फोर्थ है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। और फिफ्थ है हमारे पास चेंज इन स्टेट, कि केमिकल रिएक्शन से होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे कि इस तरीके से आपने पहले इनको हेडिंग डालने की, 5 हेडिंग हमारे पास है। फिर उसके बाद जो है आपने इन हेडिंग्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, और साथ में एक एग्जाम्पल पक्का देना है। मैंने जिस तरीके से कहा है कि
केमिस्ट्री में विदाउट एग्जाम्पल जो कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब जिस तरीके से मैंने हेडिंग डाल रही हूँ, ठीक है, आप उस तरीके से पेपर में सुंदर सुंदर करके डालेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पेपर चेक करने वाला भी इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या है, तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सम केमिकल साथ साथ में लिखते जाएंगे, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड, स्पेलिंग ये सभी ठीक लिखेंगे, जैसे कैरेक्टराइज्ड की स्पेलिंग है CHARACTERISED, कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, characterized by the evolution of a gas, ठीक है। तो ये क्या बोलने का मतलब है, सबसे पहले बात समझने की, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस क्या होता है। जब बात आई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन से जो है गैस का क्या होता है, विकास होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है, उन्नति होती है। तो वो ही बोल रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है गैस का विकास, ठीक है। गैस का विकास कैसे हुआ, ये बोल रहा है कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। बोलता है कि कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं की विशेषता जो है गैस के विकास से होती है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है कि जैसे जैसे गैस का विकास होता रहता है उसकी वजह से भी जो है हमें केमिकल रिएक्शंस मिलते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो है आप एक एग्जांपल दे सकते हो, बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये बोलता है कि अगर हम पूरा एग्जांपल, तो आप भैन पक्का लगाएंगे उसके आगे, ठीक है। भैन जिंक ग्रैन्युल्स की स्पेलिंग भी ठीक ढंग से लिखेंगे, GRANULES। ये बोलता है कि जिन ग्रैन्युल्स को, मतलब ग्रैन्युल्स के साथ में लगाया, आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना समझ लेना, पेपर के लिए बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन लगाया तो कुछ होगा, इंपॉर्टेंस तभी लगाया ना। तो जिंक को आप ZN से डिनोट करते हो, तो जिंक ग्रैन्युल्स के साथ जो है आप किसको रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। किसी से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मींस जिंक में जमा किए हमने सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसको करने से क्या होता है आपके पास, देन जब इन दोनों चीजों को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, देन बबल्स मिले हमें, किस चीज के, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। आर मतलब प्रोड्यूस भी कर सकते हो आप, ठीक है, जिस तरीके से भी आपकी बुक में लिखा होगा, मैंने वहीं से एग्जांपल लिया हुआ है। तो वैन जिंक आपको मैं एक एग्जांपल करके बता देती हूँ, बाकी जितने भी एग्जांपल करवाऊंगे वो आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने उनको जो है लिखने का ट्राई करना है कि जिंक का सिंबल से रिप्रेजेंट करना सीखना है आपने। बाकी आप अगर पेपर में इस तरीके से भी लिखते हो तब भी सही है, ठीक है। तो जैसे ZN है, तो ZN का सिंबल है जेड, मतलब जिंक का सिंबल है ZN, ठीक है। उसके बाद आता है कि वो रिएक्ट हुआ, मीन्स उसको जोड़ा गया, ठीक है। किसके साथ जोड़ा हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। तो ये चीज होगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद बोलता है तो इससे हमें बबल्स मिलते हैं, तो किस चीज के बबल मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस के। तो अब डायरेक्ट तो H2 हमारे पास नहीं बच जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ZnSO4 को साथ में जोड़ेंगे तो जिंक सल्फेट बन गया। तो अगर बाद में हमारे क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस बच गई। क्या बच गया हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बच गई। तो इस तरीके से जितने भी मैं इन चार जो हमारे पास पॉइंट इनके एग्जाम्पल बताऊंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से भी बना सको, ताकि कल को पेपर में जब भी आपको बैलेंस्ड करने के लिए आए क्वेश्चंस तो आप अच्छे से कर सको, ठीक है। बैलेंस करना भी सिखाऊंगी मैं आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएगा। अभी हम चैप्टर के बीच से क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है उससे हमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है हमें
प्रेसिपिटेट भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशंस की ओर चलते हैं कि प्रेसिपिटेट में इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हम लिख सकें। तो इसमें भी आपने लिखना है सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by the formation of a precipitate। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं। इसमें हम बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, आपकी बुक में से लिया हुआ है मैंने, एग्जाम्पल याद किया हुआ है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये बोलते पोटेशियम आयोडाइड को, आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड को बोल सकते हैं आप पोटेशियम को के, आयोडाइड को आई, इस तरीके से। ठीक है, ये बोलते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में क्या किया आपने, ऐड किया, इज एडेड, क्या एक सॉल्यूशन ऐड किया टू अ सॉल्यूशन, लेकिन उस सॉल्यूशन का क्या नाम है, लेड नाइट्रेट ऑफ लेड, LEAD, लेड नाइट्रेट। आपको पता है कि लेड नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, PbNO3। मतलब लेड को आप क्या बोलेंगे, Pb बोल सकते हैं, और नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, NO3 बोल सकते हैं। जब ये पूरा मिलेगा लेड नाइट्रेट, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, PbNO3 ट्वाइस, मतलब प्रॉपर बन जाएगा, या PbNO3 ट्वाइस बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देन अ येलो प्रेसिपिटेट, लिखेंगे सभी, देन अ येलो precipitate, then a yellow precipitate, और येलो प्रेसिपिटेट होंगे लेकिन किस चीज का, ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ये बोलता है कि जब आप पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को साथ में इकट्ठा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने से आपको क्या मिलेंगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेगा। आपको सभी को पता है येलो को बोलते हैं पीला। ठीक है, तो जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे तो वो किसके होंगे, लेड आयोडाइड के। किसके होंगे, लेड आयोडाइड, मीन्स मतलब Pb के साथ जो है हम आई को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को तो अब थर्ड पॉइंट के बारे में बताती हूँ कि इसमें बताएंगे चेंज इन कलर के बारे में। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे कलर भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, कि कुछ केमिकल रिएक्शन जो है क्या करती हैं, कलर्स को चेंज कर देती हैं। और ये सब चीजें जो है आप कब पढ़ोगे, जब आप 10th स्टैंडर्ड से अगले स्टैंडर्ड में जाओगे, मीन्स +1 +2 में जाओगे। ठीक है, तो इसका भी हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बारे में लिखेंगे, व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ, व्हेन सिट्रिक एसिड react with पोटाशियम, किसके साथ रिएक्ट कराए, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ। ठीक है, किसके साथ करा, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ, और ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अगर सिट्रिक एसिड को हम पोटाशियम, देखो मैंने इसको डार्क भी कर दिया थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अंडरलाइन भी कर दिया कि आप इस तरीके को समझ पाओ कि सिट्रिक एसिड को हमने किसके साथ मिला, पोटाशियम पर, मतलब कि MnO4 के साथ हमने इसको क्या किया, मिला दिया। तो क्या बोलता है कि दूसरी चीज से हमें क्या मिलती है, देन द पर्पल, क्या मिला हमें उससे, पर्पल कलर मिला। कौन सा कलर मिला उससे हमें, पर्पल कलर मिला। ठीक है, तो पर्पल कलर मिलने की वजह से, अगर वो पर्पल कलर आया तो किस चीज की वजह से आया, तो वो आया पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन जो है डिसअपियर की वजह से। देन द पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम, देन द पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, पर मैग्नेट सॉल्यूशन डिसअपियर, डिसअपियर्स,
ये बोलता है कि अगर आप पर्पल कलर मिला लेकिन किस चीज की वजह से, पोटासियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन जब क्या हुआ, डिसअपियर हुआ, मतलब सिट्रिक एसिड को हमने पोटासियम पर मैग्नेट में मिलाया और उसे हमें एक पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। लेकिन जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था वो किस चीज की वजह से आया, पोटासियम पर मैग्नेट की वजह से आया। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की ओर। तो हमारा फोर्थ पार्ट था इसमें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें भी लिखेंगे सम केमिकल रिएक्शंस, some chemical reactions are characterized, some chemical reaction are characterized by a change। आपने, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो, अदरवाइज आप बहुत ही सुंदर करके पेपर में लिखोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। चेंज इन कलर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा इसमें, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें भी हम एक सुंदर से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, सुंदर से क्या लेंगे हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे। बोलते हैं व्हेन क्विक लाइम, व्हेन क्विक लाइम, ये बोलता है क्विक लाइम को रिएक्ट किया, ठीक है, रिएक्ट किया मीन्स उसको मिलाया किसके साथ, विद वाटर के साथ, ठीक है, किसके साथ मिक्स किया, वाटर के साथ मिक्स किया, तो उससे क्या हुआ हमें, देन स्लेक्ट लाइम फॉर्म्ड हो गया, देन स्लेक्ड लाइम क्या मिला हमें, मिल गया उससे, ठीक है। एंड स्लेक्ट लाइम के साथ एक और चीज मिली, क्या चीज मिली, एंड लॉट ऑफ हीट, एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी इज प्रोड्यूस, साथ में क्या हुआ, बहुत सारी मात्रा में हमें एनर्जी मिली। तो मैं डायरेक्ट आपको पहले बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि क्विक लाइम जो है वाटर के साथ मिलाया गया, उससे हमें स्लेक्ट लाइम मिला और बहुत सारी मात्रा में हीट एनर्जी मिली। तो मैं आपको यहाँ पे जो है क्विक लाइम का फार्मूला बता देती हूँ, CaO के साथ रिएक्ट किया, वाटर का फार्मूला आप लोगों को पता है और स्लेक्ट लाइम का फार्मूला भी आप लोगों को पता है, CaOH ट्वाइस, और बहुत सारी मात्रा में हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब हम चलते हैं अगले अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट था हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से स्टेट्स भी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, ठीक है। तो इसकी भी हम डेफिनेशन लिखते हैं, सम केमिकल, आपने बहुत ही सुंदर सुंदर करके लिखना है, सम केमिकल रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड, बोलता है सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। अभी तक तो आप लोगों को डेफिनेशन भी याद हो गई होगी, बताऊंगी क्यों, क्या कारण है कि अभी तक आप लोगों को डेफिनेशन याद होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपके डेली लाइफ में होता है, व्हेन, ये बोलता है व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, ये बोलता है वैक्स को अगर आप जलाते हो, वैक्स का मतलब है क्या बोलते हैं उसको, कैंडल, CANDLE, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, ठीक है। बोलता है कि व्हेन वैक्स इज बर्न, वैक्स अगर जलती है तो क्या होता है, देन वाटर एंड, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। ये बोलता है अगर वैक्स को आप जलाते हो, ठीक है, अगर आप वैक्स को जलाते हो किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, वैक्स को अगर जलाते हो वाटर, बोलता है आपने वैक्स को जलाया, ठीक है, वैक्स को जलाने से मतलब बर्न होता है जलाना, ठीक है, वैक्स को जलाने से आपके पास क्या मिला, वाटर मिला, मीन्स वाटर मिल गया, H2O मिल गया, और एक गैस भी मिली उससे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, CO2, ये तो सभी को ही पता होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने एक बात बोली कि अभी तक आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गई, क्या कारण है कि डेफिनेशन याद हो गई होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो सभी रिएक्शंस में क्या है, सभी पॉइंट्स में क्या है कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड, यहां तक सभी का ही सेम है, और लास्ट में आपने जो भी आपके पास पॉइंट दिया होगा बाय द करके जो है आपने
इवोल्यूशन ऑफ गैस कर देना। उसके बाद आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिर बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कर सकते हो। चेंज इन कलर में क्या कर सकते हो, बाय द चेंज इन कलर, बाकी एज इट इज ही रहेगा। उसमें चेंज इन टेम्परेचर में बाय द चेंज इन टेम्परेचर, जब चेंज इन स्टेट की बात आएगी तो बाय द चेंज इन स्टेट। तो आपके पास पूरा हो गया, टोटल हो गया, आप देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट थे। पेपर में आप इस चीज को अच्छे से करेंगे। और आज मैंने आप लोगों को करवाया, एक आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, दूसरा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर बहुत ही अच्छा लगे और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस चाहते हो, ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।